नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं। इस लाइव प्रोग्राम में हम आपको प्री नोटिस पर आपके बीच हैं। जैसा कि मैंने दिन में एक पोस्ट डाली थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मैंने कहा था कि बिहार पटना के हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर यूपी सिंह जी ने आज ड्रग स्ट्रेंथ पर हमसे कुछ चर्चा की। चूँकि वो चर्चा हमारी उनसे व्यक्तिगत हुई, लेकिन मैंने ये उचित समझा कि उस चर्चा को एक सार्वजनिक मंच पर या सोशल मीडिया पर आपके साथ भी शेयर किया जाए। इस नाते मैंने आज रात 10 बजे की आपको नोटिस दी। हालांकि नवरात्रि का व्रत चल रहा है और नवरात्रि के इस व्रत में लगातार आज 7वां दिन है, फिर भी माँ दुर्गा की असीम शक्ति है मेरे पास कि मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अपनी कॉलेज ड्यूटी पर, फिर 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक अपने डिस्पेंसरी ड्यूटी पर अपने रोगियों के साथ, और रात में आपके बीच पूजा पाठ के बाद हल्का फलाहार के बाद मैं आपके बीच भी बोलता हूँ। आप सब मेडिकल लाइन से संबंधित हैं। 1 घंटे का जो परिश्रम होता है, शारीरिक श्रम, वो मात्र 10 मिनट के बोलने से समाप्त होती है एनर्जी। यानी 10 मिनट के बोलने से जो शरीर से ऊर्जा व्यय होती है, वो 1 घंटे के शारीरिक श्रम करने से ऊर्जा व्यय होती है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं किन परिस्थितियों में आपको संबोधित करने के लिए आपसे दूर नहीं रहना चाहता। यद्यपि मैंने आपसे कहा था कि मैं 16 अक्टूबर के बाद क्लास नियमित करूंगा। हमारे कुछ साथियों ने आज दिन में कमेंट्स भी किया कि क्या आज 16 तारीख है, तो मैंने उनसे कहा नहीं, 16 तारीख तो नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब कभी मुझे अपने साथियों के बीच जाने की ज़रूरत महसूस होती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बात करते हैं आज के टॉपिक पर, और बहुत संक्षिप्त बात में लेकिन बहुत ही मार्मिक और तार्किक विवरण में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कल हमारे एक साथी सवाल जवाब का जो क्रम था, उसमें अरविंद कुमार जी ने एक सवाल दिया था, जिसमें मैंने उनके सवाल को कहा था कि उन्होंने कहा था सर, अगर हलवा बनाते समय सभी पदार्थों का बराबर अनुपात मिला दें तो फिर उसका स्वाद क्या रहेगा। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब आप दवाइयों में सभी का अनुपात बराबर कर देते तो उसका परिणाम क्या रहेगा। इस पर मैंने आपसे कहा था कि परिणाम हलवा और दवाओं में अंतर है। हमारे यूपी सिंह जी का कहना था कि जो ड्रग स्ट्रेंथ के फार्मूले आप कह रहे हैं कि लोग गुप्त रखते हैं, वो ड्रग स्ट्रेंथ निकालने के बाद ही औषधियाँ बनाई जाती हैं और सभी औषधियों को समान मात्रा में नहीं लिया जा सकता। हालांकि उनका अपना तर्क था, मैंने उनके तर्क पर कोई बहुत ज़्यादा विवेचना नहीं की। मैंने सिर्फ उनसे ये अनुरोध किया कि आज आपका ये सवाल बहुत अच्छा है और इसको आप रात 10 बजे लाइव प्रसारण में सुन लें। अब 2 बातें हैं। आज से 200 साल पहले मैटी जी हैनीमैन जी के अनुयायी थे। हैनीमैन जी से वो प्रेरित थे और कुछ होम्योपैथी की औषधियों में या उसकी विधा में उनको कुछ कमियां नजर आईं या वो उससे प्रभावित नहीं हो पाए, और उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक नई चिकित्सा विधि का जन्म दिया, जिसे आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। आंतरिक रूप से, सरकारी रूप भले न हो, लेकिन आंतरिक रूप से इस चिकित्सा विधि को सभी ने अपनाना आरंभ कर दिया है। पूरे विश्व में, अनेक देशों में भी, और भारत में तो अपनाई ही जा रही है। उस दौरान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ जिस विधि से बनाई जा रही थी, वो विधि केवल और केवल सूर्य के प्रकाश में, सफ़ेद जार में, कांच के बर्तन में रख करके सूर्य के प्रकाश में ही बनाने का क्रम था। अलग अलग विधियों से, अलग अलग पौधों के अलग अलग पार्ट से, फूल से, तने से, जड़ से, पत्ती से औषध के बनाने का तरीका मैटी जी ने एक, जिसको कहते हैं
एक अन्वेषण करना, खोज करना या नई परिपाटी को बनाना होम्योपैथी से अलग तरह की परिपाटी। मात्र उन्होंने 38 औषधियों का निर्माण किया। उसके बाद कंपाउंड औषधियाँ मिलकर के तो तमाम हो गई। कंपाउंड औषधियों को हम मूल औषधियों में नहीं जोड़ते हैं। और इन पर 114 और 115 पौधों का भी विवाद है। हम लोगों ने, हमने और डॉक्टर रमाशंकर जी की टीम ने, हम लोगों ने 115 पौधों पर सभी औषधियों के बारे में लिटरेचर प्राप्त किया, उसके रिकॉर्ड भी हैं। मैं थोड़ा अलग हट के आपसे बात करना चाहता हूं। रमाशंकर जी अपने ज़माने के बीएससी बायोकेमिस्ट्री से थे। उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अंग्रेजी दवाओं के विभिन्न नामों को, विभिन्न उपक्रमों को पूरे बिहार राज्य में एक रिप्रेजेंटेटिव होकर के अपने आप को बिताया था। और अचानक एलोपैथी के मोह को छोड़ करके, त्याग करके उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के गुण देखे, उसको सोचा, समझा, वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उतर के आए। हमारी उनसे जब चर्चा हुई, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, मैं ये सिर्फ अपनी और रमाशंकर जी के बीच की बात को आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग कहेंगे कि रमाशंकर जी मुझसे तो मिलते थे, ऐसा नहीं बताते थे, या मेरे साथ थे तो ऐसा नहीं करते थे। ये उनकी अपनी समस्या है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मेरी कहानी नहीं है, बल्कि यथार्थ है, और मैं उसके सच तक आपको जाना चाहता हूँ। रमाशंकर जी स्वयं भी दवा बनाते थे। पटना में नया टोला में उनका अपना आवास था। वो कानपुर आईआईटी अपने बड़े पुत्र, जिनका नाम भी डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव था, वो अपने बड़े पुत्र डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के साथ आईआईटी कैंपस कानपुर में रहते थे। और दवाइयाँ वो पटना से ही मंगाते थे, क्योंकि पटना में वो दवाइयाँ बना करके रख दिए थे। उन जो पहली D3 की स्टेज थी, D1, D2, D3, D1 और D2 वो किसी को देते नहीं थे, और D3 का स्टॉक उन्होंने पटना में रख रखा था। और जब दवाइयाँ समाप्त होने लगती थी तो फिर वो बना देते थे। बनाते वो कानपुर से, फिर अब पटना अपना पहुंचाते थे। कुछ इस तरह का उनका टर्नओवर था। उनके 2 पुत्र थे, लालजी थे, और तो वहाँ से करते थे। अब रमाशंकर जी का चूँकि संबंध विदेश से भी था, उनके बड़े पुत्र आईआईटी में प्रोफेसर थे, वो बाहर जाया करते थे। वो अपने पुत्र के माध्यम से जो पौधे भारत में मिलते थे, उन पौधों का अर्क तो वो भारत में अपने घर में बनाते थे, लेकिन जो नहीं मिलते थे वो जर्मनी और इटली से भी वो मंगवाते थे। ये सच था, ये उन्होंने अपनी बात हमसे बताई थी, शेयर की थी। एक दिन चर्चा होने लगी कि ये जो फार्मूले बनते हैं, उन फार्मूलों पर चर्चा होने लगी कि ये दवाइयाँ बनती कैसे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखो अनिल, भारतवर्ष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ 2 रूपों में बन रही हैं। एक रूप वो है कि कोई बनाना नहीं चाहता उसके मूल अर्क को, होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर पे जाकर के अर्निका का, बेलोडोना का, नक्स भूमिका का, जितने प्रकार के नाम के पौधे, 114 पौधे या 115 पौधे जो भी आप मान लें, हम लोग 115 मानते हैं, आप 114 मान लें, क्योंकि एक पौधे पर आप कंफर्म नहीं, लेकिन हम लोग कंफर्म हैं। तो उन 115 पौधों में से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जितने मदर टिंचर मिलते थे, उनको लेकर के लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का तमाशा बनाते थे। तमाशा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और रमाशंकर जी भी तमाशा शब्द इस्तेमाल करते थे। उन औषधियों की शीशी पर लिखा रहता था, जब आप दवा लेंगे तो उस पर लिखा रहता था 75%, 20%, 40%। यानी वो उन दवाओं के बनाने का जो प्रोसेस था होम्योपैथी का, उन दवाओं के बनाने के प्रोसेस में उस दवा का ड्रग स्ट्रेंथ इतने प्रतिशत था। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा। हमारे सभी विद्वान साथी जो इस समय लाइन पर हैं और लाइव हैं, मैंने विशेष प्रसारण अपने व्रत के दौरान आपसे लिया है, तो मैं इसकी पूरी व्याख्या करना चाहता हूँ। समय आज जरूर थोड़ा सा लग सकता है। तो जो होम्योपैथिक मदर टिंचर पर ड्रग स्ट्रेंथ लिखी रहती है, जब उन ड्रग स्ट्रेंथ को से दवा बनाने का तरीका अपनाते थे ये, और कहते थे मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ आपको दे रहा हूँ। जो भी लोग उस बिजनेस में हैं, नाम किसी का लेना ठीक नहीं है। आज भी लोग लगभग
80% लोग यही कर रहे हैं। मैं 20% की बात नहीं करता, लेकिन 80% अभी भी होम्योपैथिक मदर टिंचर को लेकर के और उसके ड्रग स्ट्रेंथ को अपने फार्मूले से सेट करके उसको 100 के ड्रग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए कि किसी दवा पे लिखा हुआ है 25%, तो उस 25% का तात्पर्य हुआ कि उसमें 75% RS मिला हुआ है और 25% दवा मिली हुई है। तो अगर आपको उसको 100% ड्रग स्ट्रेंथ अपने पास कवर करना है तो फिर आपको 3-4 शीशियाँ आपको होम्योपैथी की लेनी पड़ेगी। 25-25 करके जब आप 4 इकट्ठा करेंगे तो आपको मूल ड्रग स्ट्रेंथ 100% आपको 4 शीशियों में मिलेगी, क्योंकि उसमें 75% RS मिला हुआ है। हमारे कुछ भाइयों ने, हो सकता है ये मैटी के ज़माने से चला आ रहा हो, हमारे कुछ साथियों ने, हमारे कुछ सीनियर साथियों ने उस ड्रग स्ट्रेंथ को होम्योपैथी मदर टिंचर के ड्रग स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ड्रग स्ट्रेंथ से कंपेयर कर दिया और फार्मूला तैयार किया पर लीटर का, इतने किलोग्राम, इतने वेट, इतना करके लंबा चौड़ा फार्मूला उसका दे करके जो विभिन्न फार्माकोपिया में जो ड्रग के फार्मूले बताए जाते थे, उसी फार्माकोपिया के ड्रग के फार्मूले को उठा करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फार्माकोपिया में समाहित करके बता दिया कि ये फार्माकोपिया है। जब आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों का सहारा रॉ मटेरियल के आधार पर ले रहे हैं, आप कहते हैं रॉ मटेरियल है, बिल्कुल मैं मानता हूं, मेरा उससे कोई दुराग्रह नहीं है कि आप होम्योपैथी का मदर टिंचर लेकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां बना रहे हैं, बनाइए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो प्लांट है ना कि दवा है। वो प्लांट, मान लिया कि अर्निका आपने होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर से ही लिया है, तो अर्निका का रॉ मटेरियल आपके हाथ में आ गया, बेलाडोना का रॉ मटेरियल आपके हाथ में आ गया, नस्टॉक का रॉ मटेरियल आपके हाथ में आ गया, 115 पौधों का ही रॉ मटेरियल आपने अपने पास इकट्ठा कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है, रॉ मटेरियल कहीं से भी लिया जा सकता है, इस पर कोई संदेह नहीं है, इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं है, मैं इसकी कोई आलोचना नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता। अब बात ये आती है कि जब आपने 115 पौधों के मदर टिंचर को रॉ मटेरियल के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा बनाने के लिए प्रयोग किया, तो जो ड्रग स्ट्रेंथ उनकी शीशियों पर लिखा था आपने उसी का पालन किया। तो आपने अपनी किताबों में, यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक किताबों में भी आपने वही पार्ट लिखना शुरू कर दिया। जब आपने लिखा 10 पार्ट, तो उस 10 पार्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने जिस मदर टिंचर से 10 पार्ट लिया है उसकी ड्रग स्ट्रेंथ 10 रही होगी, तो 10-10 करके जब आप 10 शीशियां इकट्ठा करेंगे तब जाके वो 100 होगा। इसी तरीके से किसी में लिखा है 20 पार्ट, किसी में लिखा है 5 पार्ट, किसी में लिखा 15 पार्ट। उन पार्ट के जब टोटल आप इकट्ठा करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो उतनी शीशियों की आपको 30 ml की शीशियां, या जैसे भी आप ले रहे हैं, जहां से ले रहे हैं, तो आपको वो ड्रग स्ट्रेंथ आपकी दिखाई पड़ रही है। हमारे कुछ विद्वान साथियों ने बड़े लंबे चौड़े चार्ट बनाए, मल्टीप्लिकेशन दिखाया, इतने गुणे इतना बराबर इतना, इन दवाओं का ये रेशियो, तो ये इस ड्रग स्ट्रेंथ को 10 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 90 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 100 का गुणा कर दीजिए, और उसको 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर में उसको डिवाइड कर दीजिए। तमाम फार्मूले बनाए, इतने किलोग्राम, इतने, तमाम आप फार्माकोपिया की जो किताबें आपके पास हैं, या जो लोग फार्माकोपिया लिख चुके हैं या लिखने का दावा करते हैं, वो सब उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग कर रहे हैं जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों में लिखा गया। उसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि आप जब D3 से 450 ml, अगर यूपी सिंधी भी लाइन पर हों तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप सीनियर साथी हैं, और चूंकि आपके आग्रह पर मैं आज इस क्लास को ले रहा हूं, तो आप भी इसको कृपया फिर से ध्यान से सुनें। जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां सूर्य के प्रकाश में, अब देखिए ड्रग स्ट्रेंथ कहां पे आई, जहां पे RS और ड्रग दोनों मिलाया गया, तो वहां पे ड्रग स्ट्रेंथ बताई गई कि इस शीशी में इतने प्रतिशत RS मिला हुआ और इतने प्रतिशत मूल औषधि मिली हुई है। हमको जब मूल औषध निकालना है उससे, तो हम उतनी औषध 4 शीशियों से लेंगे, तो हमारा 25% का 25 + 25 + 25 + 25 = 100। जब हम 25% ड्रग स्ट्रेंथ वाली शीशी को 4 शीशी इकट्ठा करेंगे तो हमारा 100 होगा। इसी तरीके से अब सवाल यहां पर यह है कि हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि RS सभी में मिला होता है, बिना RS की कोई दवा नहीं होती है। अब सवाल यह है कि अगर मैं तुलसी की पत्ती को 1 लीटर के पानी में अपने छत पर सुबह 5 बजे या 6 बजे जब सूर्य निकलता है, सूर्य के निकलने से लेकर के और 11 बजे तक की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जिन पे इन दवाओं का बनाने का प्रक्रम होना चाहिए, अगर मैं उस पर छत पे रख दूं और वो पत्ती उसमें सड़ जाए, फिर हम उस पत्ती को निकाल के फिर तुलसी की पत्ती उसमें डाल दें, और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहें जब तक तुलसी की पत्ती एज सच
उसमें गलने सड़ने ना पाए, यानी हमारा मूल अर्क तैयार जब तक ना हो जाए तब तक हम सूर्य के प्रकाश में उसको रखें। 11 बजे उस जार को हटा लें, सुबह 7 बजे फिर रख दें, फिर 11 बजे हटा लें। जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं और हमने उसमें नाम मात्र का भी आरएस का प्रयोग नहीं किया है, हमने डिस्टिल वाटर का प्रयोग किया है, तो जब उसमें हमने आरएस डाला ही नहीं है तो हमारी बनाई गई दवा 100% ड्रग स्ट्रेंथ के साथ हमारे पास आ रही है। मेरी बात आपकी समझ में आना चाहिए, सभी लोगों के आना चाहिए। हो सकता है हमारे कुछ दवा बनाने वाले इसका विरोध कर रहे हों या वो सोच रहे हो मैं गलत बता रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ड्रग स्ट्रेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला विभिन्न फार्माकोपिया ने दिया है वो होम्योपैथिक मदर टिंचर के आधार पर दिया है। वहां पे ड्रग स्ट्रेंथ लिखी जाती है शीशी में कि इतने % ड्रग स्ट्रेंथ है और इतने % उसमें आरएस है। बात जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की होती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत की होती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तरीकों की होती है, तो जब हम डिस्टिल वाटर में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की धूप में उस दवा का निर्माण करते हैं और हम उसमें आरएस की एक बूंद नहीं डालते हैं बाहर से, तो हमारी 100% ड्रग स्ट्रेंथ बन के तैयार होती, चाहे वो 7 महीने में तैयार हो और चाहे वो 1.5 साल में तैयार हो। हमने उसमें आरएस का कहीं प्रयोग किया ही नहीं है, तो फिर ड्रग स्ट्रेंथ प्रतिशत में कैसे आएगी? ड्रग स्ट्रेंथ 100% आएगी, यानी जो हम अर्क प्राप्त करेंगे वो हमारी 100% ड्रग स्ट्रेंथ होगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उन पौधों के बराबर अनुपात, हमको 100 ml की दवा तैयार करनी है, मान लीजिए S1 को हमको 100 ml तैयार करना है, तो S1 के 9 पौधों के हमने अलग अलग अर्क तैयार कर रखे हैं। हमारे 9 जार में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रोसेस के आधार पे हमारी 9 दवाइयाँ तैयार हैं, 9 औषधि तैयार हैं, उनके अर्क तैयार हैं। हम उनको बराबर रेशियो में 5-5 ml हमने उसमें से उठा लिया। 100 ml की शीशी में हमने 1:9 के रेशियो से उसको चेंज कर दिया। अगर हमने 5 ml दवा लिया है अपने उस 100% ड्रग स्ट्रेंथ से, तो 45 ml, या अगर आप 1:9 में लेते हैं तो 45 ml आप ले लेंगे तो 1:9 हो जाएगा, 9×45 1:9 का रेशियो हो जाएगा। 45 ml आप डिस्टिल वाटर ले लेंगे, उसमें आप 5 ml दवा डाल देंगे तो 1:9 के रेशियो में आपका D1 तैयार हो जाएगा। उसमें से फिर निकालेंगे आप D2 तैयार कर लेंगे, D3 तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपकी जो मूल अर्क है वो आपके पास बची रहेगी, केवल उसमें से 5 ml आप खर्च करेंगे और 5 ml से आप हजारों लीटर बनाते चले जाएंगे। आगे की स्ट्रेंथ आपको पता है कैसे आप बनाना है। और जब आप D1 और D2 बना लेंगे, फिर D3 बना लेंगे, तो उसमें से फिर आप 5 ml निकाल करके 450 ml में कन्वर्ट कर देंगे। विवाद यहां पर है कि अनिल श्रीवास्तव 450 ml में क्यों बनवाते हैं। हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि जब आप ग्लोब्यूल्स में बनाते हैं तो वहां आप आरएस का प्रयोग करते हैं, और आरएस का प्रयोग करने के बाद हम 5 ml लेते हैं अपनी D3 की मेडिसिन और 45 ml हम लेते हैं आरएस, हो गया ये 50 ml, और 450 ग्राम हम 20 नंबर की गोली लेते हैं। उस गोली में हम उस दवा को मिला देते हैं। अगर हमने CNS बनाया है, अगर हमने 6 दवाएं ली हैं तो हम 5-5 ml यानी 30 ml 6 दवाओं को उसी 450 ग्राम की गोली में मिला देते हैं। और फिर मिक्सअप करने के बाद हम पंखे को चला करके गोली को सुखा देते हैं, यानी आरएस को कंप्लीट उड़ा देते हैं। उसमें आरएस नाम का कोई चीज रही नहीं जाता है। अब यहां तक भी आपकी बात समझ में अगर आ गई है, तो फिर ड्रग स्ट्रेंथ की जो चर्चा लोग कर रहे हैं, ड्रग स्ट्रेंथ के जो फार्मूले पार्ट या जो बता रहे हैं फार्माकोपिया के माध्यम से, वो आज तक ना अनिल श्रीवास्तव के समझ में आया है और ना हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर रमाशंकर जी के समझ में आया था। जो उनकी समझ में आया था वो उन्होंने मुझको समझाया, जो मेरी समझ में आया वो मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे हर दवा के बराबर पार्ट लेने का कारण ही यही है कि जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को विशुद्ध इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोसेस से दवा उन पौधों का अर्क तैयार करते हैं तो 100% की ड्रग स्ट्रेंथ हमको ऑलरेडी मिलती है। हमको उसके परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल हम ये देखते हैं कि हमने इस जो पानी लिया था वो 1 लीटर लिया था। उस 1 लीटर पानी में जब हमारी दवा तैयार होती है आखिरी समय में 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने या 1 महीने में, तो कितना पानी हमारी वो पत्तियां अपने सड़ने गलने में व्यय कर लेती हैं। हमने 1 लीटर नाप करके जल डाला था और कितना पानी बचा हुआ है। तो जो पानी बचा हुआ है, मान लीजिए कि वो पानी हमारा 400 ml बचता है, तो 400 ml पानी में इसका मतलब 600 ml हमारा पानी बेकार हो गया, वो पत्तियों के सड़ने गलने में या भाप बन के उड़ जाने में नष्ट हो गया। तो जो 400 ml बचा है, हम उस 400 ml का परसेंटेज 1 लीटर के परसेंटेज से निकाल लेते हैं कि अब इसका रेशियो कितना बचा हुआ है। उसी आधार पे हम दवाओं को निकाल के बनाना शुरू करते हैं। इसका तरीका ये है।
इसका तरीका ये नहीं है कि जो ड्रग स्ट्रेंथ बॉटल पर लिखी जा रही है उस ड्रग स्ट्रेंथ को मान लिया जाए। हम इसीलिए D1, D2 और D3 तक रोगी के ऊपर प्रयोग करने की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पावर है और जो D3 की स्पेसिफिक ग्रेविटी पावर है वो मैच करती है। जब तक समान ग्रेविटी पावर नहीं होगी तब तक दवाओं का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हमारी तंत्रिकाओं में सोडियम आयन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाएंगे, उनकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। बार बार इलेक्ट्रॉन सब पे और इलेक्ट्रोलाइट पर चर्चा होती है, उस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन मैं अपने सभी सीनियर और जूनियर साथियों को आज इस ड्रग स्ट्रेंथ के बारे में मैंने खुल करके बताया कि मेरा कहना यह है कि हमारे 450 ml की बोतल से आप जब दवा रोगी को देंगे तो बराबर बराबर भाग में देंगे, वहां पे कोई भी दवा कम और ज़्यादा नहीं देंगे। जब आप एक फार्मूला सेट करेंगे, मान लीजिए एक फार्मूले में 5 दवाएं आप दे रहे हैं, तो पांचों दवाओं की या तो 10-10 ड्रॉप या 5-5 ड्रॉप या 20-20 ड्रॉप या 40-40 ड्रॉप जो आप उचित समझते हैं वो आप बना रहे हैं। दूसरा फार्मूला बनाएंगे, अगर दूसरे फार्मूले में आपको लगता है कि इन दवाओं को कम देना है शरीर के लिए, तो आप उसमें आप 5-5 ड्रॉप 15-15 ड्रॉप कर देंगे। लेकिन उस फार्मूले में अगर 3 दवाएं आपने सेट किया, तीनों के रेशियो बराबर रहेंगे। पहले फार्मूले में अगर आपने 7 दवाएं सेट किया, तो सातों के फार्मूले बराबर रहेंगे और तभी ये काम करेगी, तभी उसकी ग्रेविटी पावर जो है स्टैंड करेगी। अगर आपने मान लीजिए कि आपने एक बुखार, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम कोई दवा नहीं बता रहे आपको, मान लीजिए कि आपने F1, बेनवन, WE 3 दवाओं का चयन किया। आपने F1 दे दिया 5 बूंद, बेनवन दे दिया आपने 20 बूंद, WE दे दिया आपने 15 बूंद, तो ये रेशियो आपका कभी भी उस रोग को ठीक करने के लिए सार्थक नहीं होगा। जब आप तीनों का बराबर रेशियो देंगे तब जाकर के वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पावर से मैच करना शुरू करेगा और तभी हमारे सोडियम आयन का, चूंकि दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि हम, मतलब इसको बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सभी सीनियर साथियों से क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि केमिस्ट्री को बिना जाने बायोलॉजी नहीं जानी जा सकती, बिना बायोलॉजी को जाने केमिस्ट्री नहीं जानी जा सकती। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चोली दामन का साथ है। बायोकेमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ECF और ISF की, हम ECF के बारे में जानें, सोडियम आयन तंत्र के बारे में जानें, सोडियम आयन पंप सिस्टम के बारे में जानें, तब जाने कि ये दवाएं हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र में किस आधार पर काम करती हैं। हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में जानें। ये सारी जानकारियां हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को ना तो बताई गई हैं और ना उन्होंने जानने का प्रयास किया। उनके पास किताब मिल गई, किताब उन्होंने उठाया और पन्ने पलटे और देखना शुरू कर दिया और उसी को रट लिया। 4 साल उस कॉलेज में पढ़ करके नोट्स बना दिया, परीक्षा दे ली, पास हो गए। चिकित्सा उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करनी नहीं थी, पढ़ाने वालों को चिकित्सा करवानी नहीं थी, पढ़ने वालों को चिकित्सा करनी नहीं थी। तो न तब तक ड्रग स्ट्रेंथ की बात लोगों की समझ में आ रही थी, न स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात समझ में आ रही थी, न लोगों को सोडियम पंप आयन सिस्टम समझ में आ रहा था। आज जब अनिल श्रीवास्तव कहते हैं कि सोडियम पंप सिस्टम एक बहुत आवश्यक मैकेनिज्म है हमारे शरीर में, तो हमारे तमाम सीनियर साथी कहते हैं पहले आप हमको समझा दीजिए तब देश वालों को समझाइए। हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, मैंने उनसे ऑनलाइन क्लास की चर्चा की तो बोले नहीं अभी आप रुके रहिए, अभी मैं एक सिस्टम लागू कर रहा हूं और उस सिस्टम में मैं देश के तमाम लोगों को आमंत्रित करूंगा और मैं एक स्टूडेंट बन के बैठूंगा। पहले वो मुझको समझा दे, तब जब मैं ये पास कर दूंगा कि हाँ ये स्टूडेंट को पढ़ाने लायक हुए, तब उनको ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा। अब बताइए, और अगर सवाल करने वालों की मूल योग्यता मैं आपको बता दूं तो उनको अपना बहुत बेइज्जती महसूस हो जाएगी। अभी एक सज्जन ने हमारे व्हाट्सएप फेसबुक पे लिखा कि क्लास लेने वालों की योग्यता की जांच की जाएगी। अब मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि क्लास लेने वालों की योग्यता की जांच की जाएगी, लेकिन जो क्लास लेने वालों की योग्यता की जांच करेंगे उनकी योग्यता की जांच कौन करेगा और उनकी योग्यता क्या है। तो बस बात यहीं पे आके समाप्त होती है कि आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं, चिकित्सा विज्ञान मानव शरीर के संरचना के आधार पर चिकित्सा विज्ञान की व्याख्या है। चिकित्सा विज्ञान में जीव विज्ञान अर्थात शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर की संरचना विज्ञान और औषधि का विज्ञान, ये तीनों आपस में मिक्सअप है और तीनों में बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री अर्थात बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जीव रसायन जिसको हम कहते हैं, कोशिकाओं के आधार पर रसायन की व्याख्या, कोशिकाओं के संरचना के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर रसायन को उसमें मिक्सअप करना बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इनके आधार पर हम औषधियों की या औषध विज्ञान की या उसके क्रिया की चर्चा करते हैं और हमको इन सब को जानना होगा। केवल रटी रटाई बात या हमारे फला साथी तो दवा इस तरह बनाते हैं और आपने ड्रग स्ट्रेंथ के बारे में गड़बड़ कर दिया, आप आकर के उनका लैब चेक कर लीजिए। ड्रग स्ट्रेंथ की एक मशीन आती है, उस मशीन से आप चेक कर लीजिए ड्रग स्ट्रेंथ कितनी होती है। मशीन आज बनाई गई होगी ना, जरा 150 साल पहले जाइए,
तब मशीनों से ड्रग स्ट्रेन थोड़ी चेक होता था। आज जितना विज्ञान प्रगति कर गया है, क्या उसके आज से 100 साल 150 साल पहले इतनी प्रगति पे था? दवाओं के बनाने का तरीका तो सूर्य का प्रकाश ही रहा होगा ना, कि वहां पे कोई प्रोसेस चेंज कर दिया गया होगा। आज लोग खौला करके और उसको डिस्टिल करके भाप उतार के दिखाते हैं कि ये दवा बन रही है। जब आप दवा को 100 डिग्री पे खौला देंगे, पानी के खौलते पानी में आप दवा डाल देंगे, तो कोशिकाएं उसमें डेड नहीं हो जाएंगी? जब डेड हो जाएंगी तो हम उससे एंजाइम्स कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे बहुत से साथी कल भी सवाल कर रहे थे कि बहुत प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। आप एंजाइम्स की बात करते हैं, कौन सी एंजाइम से दवा बनती है ये बता दीजिए। उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारी कोशिका और प्लांट की कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम सेम होते हैं, 1-2 एंजाइम्स के अंतर है। वो सारे के सारे एंजाइम जिस प्लांट को हम लेते हैं उसके सारे एंजाइम्स उस ड्रग में आ जाते हैं, उस अर्क में आ जाते हैं। फिर वो सारे के सारे एंजाइम्स हम शरीर में प्रवेश करा देते हैं औषध के रूप में। हमारे शरीर की कोशिका को जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसको गेन कर लेता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको सबसाइड कर लेता है फीडबैक मैकेनिज्म से। इसमें कौन सी समस्या है? एंजाइम्स के नाम के पीछे, एंजाइम्स के फंक्शन के पीछे आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं कि एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं? आप पहले ये समझा दीजिए। एंजाइम्स हजारों प्रकार के होते हैं और एक कोशिका में कम से कम 100 से लेकर के 200 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। जब हम दवा के रूप में अपने शरीर में लेते हैं तो वो सारे एंजाइम्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वही एंजाइम्स अपना कार्य आरंभ करते हैं जिसकी हमारे उस टारगेट सेल को जरूरत होती है। ये बातें मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी हर बात पर विवाद होता है, हमारी हर बात को बिना समझे। अरे भाई, पूरे भारत के हर राज्य में 4-4, 5-5 लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा बना रहे हैं और कोई भी अपनी विधि बताना नहीं चाहता, कोई भी अपने फार्मूले बताना नहीं चाहता, लेकिन दवा बेचना चाहता है। तो आप दवा बनाइए, आप दवा बेचिए, आप दवा बनाने वालों का सपोर्ट कीजिए। अनिल श्रीवास्तव कहीं विरोध थोड़ी कर रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव तो सिर्फ एक मुहिम चलाए हैं कि प्रैक्टिशनर्स बने, D3 से वो प्रैक्टिस करना सीखें और D3 के इस समान अनुपात का परिणाम देखें। अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले डॉक्टर आरिफ मोहम्मद बूंदी राजस्थान से हमको फ़ोन किए थे कि उन्होंने ल्यूकोडर्मा पर मेरे बताए गए फार्मूले पर 99% रिजल्ट प्राप्त किया और जैसे उन्होंने उसको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डाला, लोगों का विवाद शुरू हो गया। अब ल्यूकोडर्मा पे जो फार्मूला डॉक्टर श्रीवास्तव ने सेट किया, ऑर्गन वाइज कारण कि ल्यूकोडर्मा क्यों होता, उसका मेन काज क्या है, कहाँ से काज शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जब इन सारी बातों पर आप मनन चिंतन करेंगे तभी तो आप दवा दे पाएंगे और तभी उसके परिणाम देख पाएंगे। होता क्या है कि मैंने कोई बात कही, आपने उसको एक कान से सुना, दिमाग लगाया नहीं और इस कान से उसको निकाल करके और मुंह से हमसे बहस करने लगे। यानी एक कान, 2 कान, दिमाग और मुंह, ये 4 में से आप एक का उपयोग करते हैं और 3 को आप भूल जाते हैं। तो बात समझ में कहाँ से आएगी? मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी आलोचना करें, मुझसे सवाल करें, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन जरा अपने सवाल करने से पहले ये सोच लें कि हम जो सवाल कर रहे हैं कहीं इसकी काट अनिल श्रीवास्तव के पास ना हो। एक देहाती कहावत है, हमारे देश में कहा जाता है कि जो आदमी कपड़ा सिलाता है या शर्ट सिलाता है तो बटन बंद करने के लिए काज जरूर बनवाता है। तो जब मैं आपसे कोई बात सोशल मीडिया पे ऑन लाइव कर रहा हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि इस पर सवाल जवाब होंगे, तो बिना उसके गंभीर अध्ययन के मैं आपके सामने कभी आता नहीं हूँ। मैं जो भी विषय लेके आता हूँ पहले उसके बारे में फुल स्टडी कर चुकता हूँ कि इस पर सवाल क्या हो सकते हैं। जितने इंटरव्यू मेरे होते हैं वो इंटरव्यू भी प्रसारित होते हैं, लाइकिंग भी प्रसारित हो रही है, इतने लोग लाइक भी कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट हमारे बढ़ रहे हैं लगातार। आप हमको गुरु की संज्ञा देते जा रहे हैं, तो क्या मैं आपको गलत पढ़ाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पे अपना नाम प्रचारित कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं अपने नवोदित इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों को एक मंच पे ला करके उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये मेरा लक्ष्य, अपने टारगेट की ये जो मेरा लक्ष्य मैंने साधा है, मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास भी कर रहा हूँ। लगातार देश के हर राज्य में, हर राज्य के हर जिले में मेरे फार्मूलों को अपनाने वाले हमारे साथी निरंतर बढ़ रहे हैं। यही हमारे बराबर और अनुपात में दवाओं के देने का करिश्मा है। आप इसी पर हमारी बात को फॉलो करें। मैंने आपको मेडिसिन बनाने का तरीका बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कुछ पौधे जो भारत में नहीं मिलते उसके सब्स्टिट्यूट प्लांट भारत में उपलब्ध हैं। भारतीय पौधों पर शोध किया जाना चाहिए। भारतीय पौधों पर, भारतीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधों पर और भारतीय वातावरण में पाए जाने वाले व्यक्तियों पर उसका शोध होना चाहिए और कई लोग इस पर लगे भी हैं, कर भी रहे हैं। बस आप केवल, आपका काम है, चिकित्सक हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। दवाइयाँ बनाने वालों का काम दवाई बनाना है। वो अपने फार्मूले नहीं बताना चाहते, अपने प्रोसेस नहीं बताना चाहते, उसको डॉक्टर से क्या लेना देना है, हमारे जैसे प्रैक्टिशनर से क्या लेना देना है
कि मैप्को दवा कैसे बनाती है, किरण फार्मास्यूटिकल दवा कैसे बनाती है, विक्रमगंज कैसे बनाता है, डॉक्टर अन्य लोग कैसे बनाते हैं। हमारा काम तो है वो दवा अगर हमारे फार्मूले पे 5 ml प्लस 450 ml पे फिट काम करे तो दवा अच्छी है। उसमें क्या मिला है मैं इस पर नहीं जाना चाहता, वो कैसे बनी है मैं इस पर नहीं जाना चाहता, वो क्यों बनाई गई उनके प्रोसेस से मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अगर मेरे फार्मूले पे वो दवा काम कर रही है तो दवा कंपनी भी अच्छी है, दवा भी अच्छी है और दवा बनाने वाले लोग भी अच्छे हैं। और अगर वो नहीं काम कर रही है तो फिर मुझे संदेह होता है। क्यों? इसलिए संदेह होता है कि मैंने 37 वर्ष इसमें बिताए हैं यही प्रयोग करते करते। इसके पहले हमारे रमाशंकर जी ने अपना पूरा जीवन इसमें सफल प्रयोग में ही लगा दिया। हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग के बाद उसके परिणाम आपसे मांगते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था कि रमाशंकर जी ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं अरे जरा A1 का सेवन संभाल के करना, ये बड़ी खतरनाक दवा है। तो मैं जिज्ञासावश उन्होंने कहा अनिल जानते हो तमाम विद्वान लोग कहते हैं कि A1 बहुत कम देना, अगर सारी दवाएं आप 20-20 गोली दे रहे हैं तो A1 को सिर्फ 2 गोली दीजिएगा बहुत काफ़ी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले पता नहीं क्यों, मैं भी आज तक इसको समझ नहीं पाया। तो मैंने उन्हीं के सामने उठाया उन्हीं की शीशी और लगभग एक ढक्कन A1 की दाने मैंने हाथ में लिया और मैं फाँक लिया। मैंने कहा मैं बैठा हूँ आपके सामने, देखता हूँ आज इसका क्या कमाल होता है। वो मुझको आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि उनको भी दिमाग में था कहीं A1 नुकसान न कर जाए। 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया। सुबह 8 बजे आया था और 1 बजे तक मैं उनके साथ रहता था। 1 बजे उठे, बोले कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैंने कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो कहे चलिए अच्छा अब इडली डोसा खाते हैं, वहाँ चर्चा करते हैं। वहाँ गए तो बोले तुमने आज मेरी एक उलझन और समाप्त कर दिया। इसका 100% श्योर हो गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ हार्मलेस होती हैं, अगर उनकी शरीर में जरूरत नहीं है तो वो कोई नुकसान नहीं करेंगी। ये भी मेरा भ्रम निकल गया कि A1 नुकसान करती है। तो ये जब हम लोग प्रयोग करते थे, हम लोग हवा में तीर नहीं मारते थे। हम लोग लिखी लिखाई बातों पर किताबों में यशवंत खाने के बाद, यशवंत खाने के पहले, 10 गोली सोने के पहले, ये तरीका नहीं था कि फर्स्ट डाइल्यूशन, 1000वां डाइल्यूशन, 30वां डाइल्यूशन, 200वां डाइल्यूशन। ये कोई नाटक हमारे और रमाशंकर जी के बीच नहीं था, या उनके साथ जितने भी शिष्य थे कहीं भी ऐसा नहीं था। हम लोग D3 से सीधे 450 ml को कन्वर्ट करके ही देते चले आए और आज तक उसी में लगे रह गए। हमने कहीं भी जटिलता रखा ही नहीं और मैं उस जटिलता को नहीं रखना चाहता जिससे हमारे चिकित्सक उलझ जाएं। हम आपको सरल फार्मूले से, सरल तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आपके दिमाग में फिट करना चाहते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आपको बनाना चाहते हैं। जो लोग इसको जटिल बनाना चाहते हैं वो आपको इसी भ्रम माया जाल में केवल अपना बिजनेस करते रहेंगे और आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक केवल कागजों में रह जाओगे, अपनी कुर्सी पर नहीं रह जाओगे। बस आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त देने से पहले वो तमाम साथी मुझे क्षमा करें जिनको मेरी बातें समझ में ना आई हो, या वो लोग जो मेरे विचारों से सहमत ना हो। नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं, मैं अपने किसी भी विचार को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता। ये मेरे अनुभव हैं, हमारे और डॉक्टर रमाशंकर जी के बीच के किए गए प्रयोग हैं। उसको अगर आप अपनाना चाहें तो स्वागत है, नहीं अपनाना चाहते तो आप जिस विधि से, जिस प्रथा से आप चल रहे हैं आप चलिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।